Hello students, I am S.V. Thakur, known as ठाकुर सर in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर एनसीईआरटी की चैप्टर 7 में लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट की लेक्चर नंबर 7 में यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था LCR सीरीज AC सर्किट या इसी को बोलते हैं RLC सीरीज AC सर्किट। उसमें 3 केसेस को हम लोगों ने पढ़ा, साथ में जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ मिसकॉन्सेप्शन की भी जानकारी आपने लिया। हम लोगों ने केस फर्स्ट केस सेकंड में 7 फिगर्स की मदद लिया था और आपको बताया था बोर्ड एग्जाम में आप फिगर 6 और फिगर 7 को यूज करेंगे, केस फर्स्ट में भी और केस सेकंड में भी। बाकी जो है आपको सीखने के लिए फिगर्स मैंने दिया था। अब आपने देखा RLC सीरीज सर्किट में जो टोटल अपोजिशन टू करंट होता है उसको नाम मिला था इम्पीडेंस और Z से हम लोगों ने उसको डिनोट किया था। अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी ले लेंगे, साथ में जो है एडमिटेंस क्या होते हैं सर्किट में उसको देखेंगे और वोल्टेज और करंट के बीच में RLC सीरीज सर्किट LCR सीरीज सर्किट में जो ग्राफ्स होते हैं यानी AC वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज है उसके और जो करंट होते हैं 3 केसेज में, जो 3 केसेज आपने लेक्चर 7 में देखा है LCR सर्किट में, तो उन 3 केसेज में करंट और वोल्टेज के बीच में कौन से ग्राफ्स होंगे उसको आप ड्रॉ करेंगे। आइए सबसे पहले हम लेते हैं इम्पीडेंस। ऐसे इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था, लेकिन थोड़ा इसमें अब हम लोग डिटेल में देखेंगे, साथ में इसके ग्राफ्स को भी देखेंगे। इम्पीडेंस जिसको Z से डिनोट किए थे हम लोग LCR सर्किट में। अब ये इम्पीडेंस होता क्या है? तो इम्पीडेंस इज अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट ऑफर्ड बाय an AC circuit which has reactance and resistance both। चलिए इसको लिख भी लेते हैं और हमेशा की तरह मैं आपको नोट्स लिखा देता हूं, आप अपने नोटबुक में नोट्स लिख लीजिए, फिर उस नोट्स की मदद से प्रॉब्लम्स करिए, सारे क्वेश्चंस करिए। तो चलिए लिखते हैं, इट इज अपोजिशन, इट इज अपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट, या आप चाहें तो सीधे भी करंट बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट AC करंट। तो इट इज अपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट AC करंट ऑफर्ड, जो अप्लाई किए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं, ऑफर्ड बाय एन AC सर्किट कॉन्टेनिंग या कहिए हैविंग, जिसके पास होते हैं having resistance and reactance, resistance and reactance both, यानी कि ऐसा AC सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों होते हैं, उसमें जो अपोजिशन टू करंट है, अपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का अपोजिशन यानी कि विरोधी, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी अपोजिशन टू करंट। तो अपोजिशन टू करंट, करंट का विरोधी जो है उसका नाम है इम्पीडेंस इन AC सर्किट, जिसके पास में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों होते हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर 7 में निकाला था Z की वैल्यू, Z इक्वल टू मिला था √R² प्लस XC माइनस
एक्सएल का स्क्वायर, और केस फर्स्ट में आपको मिला था एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। वहीं पर केस सेकंड में जब हम लोगों ने एक्सएल मोर देन एक्सी लिया था तो वहां पर हम लोगों ने लिखा था एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू में दोनों में से कोई भी बड़ा होगा तो होल स्क्वायर है, इसलिए जेड की वैल्यू अनअफेक्टेड रह जाएंगे, दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो। अब ये जो जेड है, ये जेड एसी के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है ये, क्योंकि आपको पता है जो एक्सी है, मैं साइड में थोड़ा लिखता हूं, रफ करता हूं यहां पर। एक्स सी आपको पता है 1/ओमेगा सी, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। अब ओमेगा पर डिपेंडेंट है ये दोनों, तो फिर वहीं पर हम लोगों ने थर्ड केस बनाया था जिसमें बोला था एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। तो जब एक्सी एक्सएल के इक्वल हो गया, व्हेन एक्ससी इक्वल टू एक्सएल, तो इस समय सर्किट को नाम मिला था एलसीआर, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये थर्ड केस है, लेक्चर 7 में थर्ड केस। एक्सएल एक्सी जब इक्वल हो गए हैं तो नाम पड़ा सर्किट का आरएलसी, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब इस समय सीरीज रेजोनेंट सर्किट में ओमेगा क्या होगा सर्किट का, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सर्किट क्या होंगे, उसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और वही ओमेगा को हम बोलेंगे एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंट सर्किट में जो ओमेगा होते हैं उसको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से पुकारते हैं। तो आइए हम लोग ओमेगा का पता लगाते हैं रेजोनेंट सर्किट में इस कंडीशन में। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। और बच्चों, लेक्चर 7 में मैंने जो आपको बताया है कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में मिसकॉन्सेप्शन, उस पर जरूर आप ध्यान देंगे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी तरह का कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं आना चाहिए आपको। तो हमने पूरा डिटेल में फर्स्ट केस के लास्ट में, सेकंड केस के लास्ट में हमने मिसकॉन्सेप्शन को डिटेल में बताया है, उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। तो ये थोड़ा सा रफ करते हैं। यहाँ पर हम एक्सएल इक्वल टू एक्सी को यूज करते हैं, तो फिर एक्सएल के जगह पर ओमेगा आर इंटू एल, आर सबस्क्रिप्ट लगाया हमने, क्यों, रेजोनेंट सर्किट है, इस समय रेजोनेंट सर्किट है, तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ओमेगा आर को, जैसे इक्वल टू 1/ओमेगा सी, एक्स सी के जगह पर, ठीक है, एक्स सी के जगह पर 1/ओमेगा सी ओमेगा आर सी, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर दिया हमने। किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं। नाउ तो ओमेगा आर जिसका नाम है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा आर का वैल्यू क्या होगा निकाल लीजिए यहां से। ओमेगा आर का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, इक्वल टू 1/LC, एंड सो ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। यहीं पर यदि हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू आर को निकालना चाहें, यानी न्यू फ्रीक्वेंसी, वही ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ओमेगा की जगह पर 2 पाई न्यू सबस्क्रिप्ट आर लगा दिया। न्यू आर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस न्यू आर को कहेंगे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, किसका, आरएलसी सीरीज सर्किट का, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस इज ओमेगा आर को लिखा 2 पाई न्यू सबस्क्रिप्ट आर लगाया। ओमेगा का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, 2 पाई न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, 1/√LC। तो फिर यहां से न्यू आर निकल जाएंगे हमें, न्यू आर इक्वल टू 1/2 पाई√LC। अब इसको ध्यान में रखते हुए जेड के लिए अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये लिया हमने वर्टिकल लाइन पर
जेड एन इम्पिडेंस ऑफ RLC सर्किट। एंड इस लाइन पे लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, जो AC सोर्स है, AC सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, AC वोल्टेज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ग्राफ होते हैं, यहाँ से हम लोग कंफर्म करें पहले, जो ग्राफ का नेचर होगा कर्व ग्राफ होगा, और जैसा कि मैंने एक डिटेल वीडियो बना करके दिया हुआ है ग्राफ्स के लिए, आप देख सकते हैं ग्राफ्स इन फिजिक्स के नाम से पूरा एक डिटेल एक्सप्लेन्ड वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप उससे बहुत सारे ग्राफ्स को सीख सकते हैं। तो फिर ग्राफ होगा कर्व, एंड साथ में जब XC माइनस XL 0 होते हैं, XC इक्वल टू XL होते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट, तो Z का वैल्यू मिनिमम होता है। एंड सो ग्राफ के नेचर ये होते हैं इस तरह से, और मिनिमम वैल्यू Z का मिनिमम वैल्यू ये होते हैं उस समय जिस समय की ओमेगा इक्वल टू ओमेगा R होते हैं, क्योंकि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है तो XL इक्वल टू XC होते हैं, और XL इक्वल टू XC यदि हो गया कहीं तो Z का वैल्यू मिनिमम हो जाएंगे। देखिए यहां पर रख करके Z मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू R हो गया, तो फिर ओमेगा R एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू R फ्रीक्वेंसी होने पर XL इक्वल टू XC होते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं, सर्किट इन रेजोनेंस होते हैं। तो इस समय Z की वैल्यू, ये जो Z की वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू Z मिनिमम होते हैं, और Z मिनिमम दिस इक्वल टू R के इक्वल है। साथ में बच्चों ये जो इस समय Z की वैल्यू है, इस वैल्यू को डायनामिक इम्पीडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अभी ग्राफ से मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, ग्राफ पर भी आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये दिस इज नोन एज डायनामिक इम्पीडेंस। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z को डायनामिक इम्पीडेंस कहते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है Z मिनिमम इक्वल टू R। अब इससे आप एक बात देख सकते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ओमेगा R से कम हो जाए, तो यदि इस ओमेगा R से कम होता है फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं जो XL और XC का इक्वेशन है उसमें ओमेगा की वैल्यू रख करके आप देख सकते हैं कि यदि फ्रीक्वेंसी ओमेगा R से कम हुआ then circuit is more capacitive, और यदि फ्रीक्वेंसी ओमेगा R से बड़ा हुआ तो सर्किट आपका होता है मोर इंडक्टिव। अब जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा इम्पीडेंस का यूनिट ऑफ इम्पीडेंस ओम है। ठीक है, ऑलरेडी अब आपको पता है। नाउ अब हम देखते हैं एडमिटेंस क्या होता है, या फिर एक लाइन आप लिख कर रख लीजिए, यूनिट ऑफ Z इम्पीडेंस की यूनिट, दिस इज ओम ओमेगा सिंबल। नाउ एडमिटेंस को जनरली Y से डिनोट किया गया है। ये एडमिटेंस वर्ड भी AC सर्किट में यूज किए जाते हैं। एडमिटेंस इट इज measure of how easily an electrical current can pass through an AC सर्किट। अब देखिए इम्पीडेंस में डिफाइन किए हैं, इट इज अपोजिशन टू करंट इन AC सर्किट। ठीक, इसका उल्टा प्रॉपर्टी यहां पर आप फील करेंगे। एडमिटेंस इज
measure of how easily an electrical current can pass through an AC circuit. किसी AC सर्किट में कितने आसानी से इलेक्ट्रिक करंट यानी AC करंट पास कर सकता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एडमिटेंस. मतलब एडमिटेंस यदि बड़ा होगा तो ज्यादा करंट AC सर्किट में, या फिर डिवाइस भी बोल से AC सर्किट एंड और डिवाइस मतलब कोई डिवाइस है, कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम में कितने आसानी से AC करंट पास कर सकते हैं, करंट पास कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है एडमिटेंस. जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े हैं रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू करंट, और वहीं कंडक्टेंस पढ़े हैं कि जो करंट को अलाउ करता है चलने के लिए, तो उसको कंडक्टेंस कहते हैं. इस प्रॉपर्टी को कंडक्टेंस नाम मिला है. नाउ वाई यानी एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस. जो ये इम्पीडेंस हमारा है इसका रेसिप्रोकल, इसका इनवर्स होता है एडमिटेंस. अब यूनिट 1 बाई ओम, जेड का यूनिट ओम, तो 1 बाई ओम होगा. 1 बाई ओम को आप जैसा कि याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में साइमन नाम दिए हैं. साइमन इसका यूनिट है. इट्स यूनिट इसका होता है साइमन, जिसको कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं. अब इसके ठीक अपोजिट ग्राफ y के लिए होगा, जैसा कि आप फील कर सकते हैं. इसके अपोजिट ग्राफ बिकॉज z का इनवर्स है y, तो फिर हम लोग एडमिटेंस के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. ये ले लिया हमने ओमेगा यानी कि AC सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इधर ले लिया हमने y यानी एडमिटेंस ऑफ AC सर्किट 1 बाई जेड. नाउ जो ग्राफ की नेचर होगा, ये नेचर होंगे ग्राफ के. जो जेड में ग्राफ देखे ठीक उसके अपोजिट नेचर, इनवर्स नेचर. अब ओमेगा के जगह पर यदि न्यू ले लिए तो ग्राफ के नेचर जेड में भी सेम रहेंगे और यहां पर भी सेम रहेंगे. क्योंकि ओमेगा 2 पाई न्यू है तो फिर ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, तो यदि न्यू लेते हैं तो ग्राफ के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आइए अब बच्चे हम लोग जो LCR सर्किट में करंट वोल्टेजेस को निकाला है 3 केसेस में. कहाँ निकाला है? लेक्चर 7 ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में निकाला है हम लोगों ने. उसके लिए हम ग्राफ लेते हैं. ग्राफ्स ऑफ AC वोल्टेज. AC वोल्टेज में हम लोग लेंगे जो इफेक्टिव वोल्टेज है LCR सर्किट में. जो इफेक्टिव वोल्टेज है, नेट वोल्टेज है एप्सिलॉन नॉट एंड AC करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट I नॉट. इन दोनों के बीच फेजर डायग्राम ड्रॉ किए हैं आप. ठीक है. अब इन्हीं को यूज करते हुए वोल्टेज और करंट के बीच हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. नाउ सबसे पहले हम ले रहे हैं केस फर्स्ट. जो हमारा लेक्चर 7 में केस फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने लिया था XC ग्रेटर देन XL. अब जब XC ग्रेटर देन XL लिए थे तो सर्किट का नाम पड़ा था मोर कैपेसिटिव सर्किट देन इंडक्टिव सर्किट. अब इस समय हमें इक्वेशन जो मिले थे, तो वोल्टेज का इक्वेशन, AC सोर्स की जो वोल्टेज है उसका इक्वेशन तो कभी चेंज होता नहीं है. एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंस्टेंटेनियस EMF, पीक वैल्यू ऑफ EMF साइन ओमेगा टी. और यहीं पर जो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन मिला था I इक्वल टू I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस 5। अब फेजर डायग्राम इसके लिए जो ड्रॉ किए थे, थोड़ा शॉर्ट फेजर डायग्राम यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, 1 मार्कर क्वेश्चन आवे तो लेक्चर 7 का जो 7th फिगर है वो ओनली आप यूज करेंगे। उसको मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ 1 मार्कर के लिए। लेकिन यदि 1 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं तो लेक्चर 7 के फिगर 6 और फिगर 7 दोनों का आप यूज करेंगे। चलिए, तब सबसे पहले एप्सिलॉन नोट को हम दिखावें, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एप्सिलॉन नोट, इसका रोटेशन एंगल ओमेगा टी, यानी कि फेज एंगल, फेज ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज। फिर आई नोट को दिखाते हैं, आई नोट करंट फेजर दिखाया, इसका रोटेशन एंगल ओमेगा टी प्लस 5, ये यहां से यहां तक दिस एंगल ओमेगा टी प्लस 5 ये दिखा दिया हमने। अब इन दोनों के बीच जो फेज यानी कि फाई है, फेज डिफरेंस कहिए, आई नोट का फेज ओमेगा टी प्लस 5, एप्सिलॉन नोट का फेज, एप्सिलॉन नोट का फेज ओमेगा टी, दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है ये दिस एंगल, दिस फेज डिफरेंस इज 5 दिखा लिए। और बच्चों जैसा कि आपको पता है कि सभी फेजर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करते हैं एक साथ। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया, शॉर्ट फेजर डायग्राम। जब XC ग्रेटर देन XL है, when circuit is more capacitive than inductive। अब ग्राफ्स हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसमें वेरिएबल हमारा होगा एप्सिलॉन, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सोर्स एंड करंट, AC करंट। आइए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लिया हमने इस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिया टाइम t, वर्टिकल लाइन पर ले रहे हैं एप्सिलॉन और I, यानी कि करंट, AC वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड I current in LCR series circuit। नाउ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मान लीजिए इतना बड़ा एप्सिलॉन नोट, पीक वैल्यू ऑफ करंट किसी बुक में थोड़ा बड़ा भी लोग लिए हैं, किसी बुक में थोड़ा छोटा भी लिए हैं, दोनों मर्जी आपका है, ले सकते हैं। चलिए मैं ले रहा हूं आई नोट, ई नोट से थोड़ा छोटा लिया मैंने। अब बच्चों ईएमएफ का ग्राफ तो फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज एप्सिलॉन नोट को ध्यान में रखते हुए, एंड जो हमारा ग्राफ है साइन ग्राफ है, जितना हाइट ऊपर उतना ही हाइट नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया, थोड़ा सा ये ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, ये हाइट सेम रखना है हमें, बिकॉज ये पीक वैल्यू एप्सिलॉन नोट, ये पीक वैल्यू इधर माइनस एप्सिलॉन नोट होगा। नाउ टाइम, जैसा कि आपको ऑलरेडी याद है, यहाँ पर T/2, और कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड ऑफ AC, फिर हाफ साइकिल का टाइम T/2, फुल साइकिल का टाइम T, टाइम पीरियड T। अब करंट पर गौर करेंगे। जैसा कि हमने ग्राफ्स ड्रॉ करना सिखाया था, एक लेक्चर हमने आपको पूरा वीडियो बनाकर दे रखा है, तो वहां पर हमने आपको सिखाया था कि पहले जो एक्स एक्सिस पर वेरिएबल है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको 0 करके देखिए तो आपको जो वाई एक्सिस पर फंक्शन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो इस t को 0 यदि करते हैं तो ओमेगा टी 0 होगा, साइन फाई, आई नोट साइन फाई। तो फिर I की वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, I की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आई नोट से कम है, तो फिर आप इस बीच में कहीं पर आप ले लीजिए पॉइंट t इज इक्वल टू 0, पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन पर,
अब कहीं पर आप सपोज कर लिए, मान लीजिए कि हमने इतना बड़ा सपोज किया, ये पॉइंट हमने डाला, व्हेन t इज 0 करंट इज दिस, इतना बड़ा करंट है हमारा। अब बच्चों फेजर डायग्राम से या फिर यहां से आप देख सकते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज, यानी कि करंट वोल्टेज से आगे आगे चल रहा है। ठीक है, करंट वोल्टेज से आगे आगे चल रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन है सबका। करंट वोल्टेज फेजर का जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यह है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो करंट देखिए कि वोल्टेज से आगे चल रहा है, तो फिर पक्का है कि करंट का पीक वैल्यू पहले आएगा, वोल्टेज का पीक वैल्यू बाद में आएंगे। तो फिर हम लोग ये देखते हुए वोल्टेज का पीक वैल्यू इतने टाइम पर है, तो फिर इससे थोड़े कम टाइम पर करंट का पीक वैल्यू हम सोच लें। तो ये ले लिया हम लोगों ने करंट का पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू से थोड़ा पहले। अब जैसा कि साइन का ग्राफ आपको पता है, साइन फंक्शन का ग्राफ, ये पीक वैल्यू आ गया। नाउ यहां से फिर साइन का ग्राफ फिर नीचे आएगा। फिर वही बात हमें ध्यान देना है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इतने टाइम पर है, इतने टाइम पर, तो फिर करंट का पीक वैल्यू थोड़ा पहले आपको लेना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज की पीक वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर 3t/4 टाइम पर है, तो करंट के पीक वैल्यू थोड़ा इससे पहले आप लेंगे। इतना बड़ा पीक वैल्यू, जितना बड़ा यहाँ पर पीक वैल्यू है उतना ही बड़ा पीक वैल्यू यहाँ भी होगा। अब आराम से जो है साइन का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो है हाफ साइकिल का टाइम ये आपके करंट के लिए भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा दोनों में सेम है, तो फिर टाइम पीरियड दोनों में सेम रहना चाहिए। थोड़ा सा ये ध्यान में रखते हुए, और चलिए ग्राफ को, साइन ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर दें साइन ग्राफ को। ये हो गया 1 साइकिल के लिए। आप चाहें तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, अदर साइकिल के लिए। और अप्रोक्सीमेटली ये जो हाफ साइकिल का टाइम है, ये हाफ साइकिल का टाइम करंट और वोल्टेज के लिए कोशिश करेंगे कि सेम रख लें। नाउ ये ग्राफ है किसके लिए, फॉर एप्सिलॉन यानी कि ईएमएफ ऑफ द सोर्स। ये ग्राफ किसके लिए, दिस ग्राफ इज फॉर आई, करंट के लिए। अब बच्चों सेम ग्राफ आप ओमेगा टी लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक इसके नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सेम पैटर्न पे। ये ले लिया हमने इधर ओमेगा टी वर्टिकल लाइन पर, एप्सिलॉन आई यानी करंट एंड वोल्टेज, पीक वैल्यू वोल्टेज का एप्सिलॉन नॉट यानी ईएमएफ की पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू यहाँ पे लिया आई नॉट। नाउ वोल्टेज की ग्राफ पहले ज्यों का त्यों कॉपी कर दीजिए, t/2 टाइम, फिर t टाइम पर, तो पहले t/2 टाइम बिल्कुल इसके सामने ले लीजिए, t/2 टाइम। नाउ मैक्सिमम पीक वैल्यू फिर आ गया 0 पे। नाउ अगेन टाइम t वोल्टेज के लिए, टाइम t, ये हो गया टाइम t, फिर नीचे पीक वैल्यू, ये आ गया वापस, ये हाइट सेम रखेंगे, ठीक है। ये हो गया नहीं, यहाँ पर ओमेगा टी रखना है हमें, तो ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पाई, जैसा कि आप चेक भी कर सकते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा 2π/t टाइम पीरियड। और जब t का वैल्यू, टाइम छोटा t स्मॉल t का वैल्यू t/2 रखेंगे, तो देखिए क्या होता है, ओमेगा टी का वैल्यू t से t कैंसिल, 2 से 2 यानी कि पाई हो जाएगा, तो ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पर पाई। सिमिलरली यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू 1 साइकिल का टाइम 2π, ये हो गया 2π। अब करंट की ग्राफ बिल्कुल कॉपी कर दीजिए, जो करंट की ग्राफ है, ठीक इसी तरह से। अब ये पीक वैल्यू थोड़ा सा यहाँ से पीछे, करंट की पीक वैल्यू थोड़ा सा मिडिल से पीछे,
करंट का ग्राफ। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा मिडिल से पीछे पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, जितना हाइट यहाँ पे उतना हाइट यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट लिया। एंड साइन का ग्राफ, साइन कर्व ड्रॉ कर दीजिए करंट के लिए इस तरह से। और आगे यदि हमें साइकिल रिपीट करना है तो फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया इस तरह से, फिर ये रिपीट होगा ऐसे। नाउ दिस इज फॉर एप्सिलॉन, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सोर्स, यानी एसी वोल्टेज ऑफ द सोर्स। एंड ये हो गया फॉर आई और एसी। तो ये बच्चों हम लोगों ने केस फर्स्ट के लिए यानी कि मोर कैपेसिटिव देन इंडक्टिव सर्किट के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया। वोल्टेज करंट का ग्राफ एक ही ग्राफ पर आते हैं दिखाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में आते हैं या कभी कभी कंपटीशन में चॉइसेस बन करके आते हैं, तो एक ही जगह पर दोनों ग्राफ को दिखाए जाते हैं। दिस इज फॉर आई लिखना है यहाँ पर, फॉर आई यानी कि करंट का ग्राफ फॉर आई करंट के लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं केस सेकंड में, जो लेक्चर 7 में केस 1, 2, 3 है। उन्हीं 3 केसेस में हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है, इसलिए लेक्चर 7 को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। केस सेकंड में हम लोगों ने लेक्चर 7 में लिया था XL ग्रेटर देन XC, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस मोर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो क्या नाम दिया था सर्किट को? मोर इंडक्टिव सर्किट देन कैपेसिटिव सर्किट। अब इस कंडीशन में जो हमें ईएमएफ का इक्वेशन मिला है, ये तो फिक्स है, ये तो एसी सोर्स का ईएमएफ है, ये तो सेम ही रहता है साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर जो करंट का इक्वेशन मिला था I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी -5। अब इसको हम फेजर डायग्राम पर ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा फेजर डायग्राम इसके लिए ड्रॉ कर देता हूँ 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए, यानी कि अपने जो 7th फिगर है, ठीक है ना, लेक्चर 7 में 7th फिगर। सबसे पहले इसको दिखा रहे हैं, दिस इज एप्सिलॉन नॉट पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, यानी कि ईएमएफ फेजर वोल्टेज फेजर, इसका रोटेशन एंगल ओमेगा टी यानी कि फेज ओमेगा टी, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी। अब करंट का फेज ओमेगा टी -5, जो हम लोगों ने देखा है लेक्चर 7 में। दिस इज आई नोट यानी कि करंट फेजर, इसका रोटेशन एंगल यानी कि फेज एंगल ओमेगा टी -5। अब आप यहां से क्लियरली देख रहे हैं एंगल फाई हो जाएंगे। दिस एंगल इज फाई यानी कि फेज डिफरेंस। फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और जो वोल्टेज फेजर करंट फेजर के बीच फेज डिफरेंस होता है, यही फेज डिफरेंस किसी भी समय करंट और वोल्टेज के बीच होते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो पीक वैल्यूज लेकर के फेज डिफरेंस आप निकालते हैं, यही फेज डिफरेंस इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए भी होता है, क्योंकि सारे फेजर जो है ये तो रोटेट करते रहते हैं, और वो भी एक ही एंगुलर स्पीड ओमेगा से एक ही डायरेक्शन में ये रोटेट करता रहता है सारा फेजर। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ईएमएफ और करंट के लिए पहले टाइम लेकर के, टी वेरिएबल टाइम वेरिएबल इधर लिया हमने एप्सिलॉन यानी कि ईएमएफ, आई करंट यानी एसी वोल्टेज यानी एसी करंट लिया हमने
वर्टिकल लाइन पर। नाउ पीक वैल्यू ऑफ EMF एप्सिलॉन नोट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, जैसा कि मैंने कहा है आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं आई नोट, इससे छोटा भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसमें भी छोटा ले रहा हूँ आई नोट को, एप्सिलॉन नोट से छोटा आई नोट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब सबसे पहले EMF का ग्राफ जो ऑलरेडी हम लोग कई बार ड्रॉ कर लिए हैं, पीक वैल्यू लेते हुए हाफ साइकिल, फिर इतना ही हाइट लेते हुए नेक्स्ट हाफ साइकिल, ये ड्रॉ कर लिया हमने। 1 हाफ साइकिल का टाइम कैपिटल T/2, 1 साइकिल का टाइम, ठीक है, पूरे 1 साइकिल का टाइम T, जितना हाइट ये उतना ही हाइट ये लेंगे। ना करंट के लिए जरा सोचें, तो T का वैल्यू यदि 0 लेते हैं, T0, तो फिर -5 होगा। साइन -5 इज -sin5, तो फिर तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। एंड सो करंट जब T लेंगे 0, तो करंट हमारा आवेगा नेगेटिव एक्सिस पर, और ध्यान रहे कि आई नोट से छोटा होगा वैल्यू, बिकॉज 5 की वैल्यू, जो 5 की वैल्यू है यहाँ पर, इस पर डिपेंड कर रहा है करंट की वैल्यू, एंड सो आई नोट से छोटा लेंगे। अब साइन का ग्राफ है, हमें ड्रॉ करना है, लेकिन अब आप यहाँ से कंफर्म कर लीजिए फेजर डायग्राम से, करंट जो है वोल्टेज के पीछे चल रहा है, ठीक है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन तो यह है रोटेशन का, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, एंड सो वोल्टेज पहले पीक वैल्यू पर आवेगा, करंट बाद में आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए वोल्टेज की पीक वैल्यू यहाँ पर है, तो करंट की पीक वैल्यू थोड़ा और आगे बढ़िए, ज़्यादा टाइम पर लीजिए, करंट का पीक वैल्यू ज़्यादा टाइम पर लीजिए। अब साइन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, ये आ गया पीक वैल्यू पर, और यही ध्यान रखना है ओमेगा सेम है, दोनों में एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, एंड सो हाफ साइकिल का टाइम जो वोल्टेज के लिए वही करंट के लिए भी हमें रखना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए रफली। फिर उसी तरह से पीक वैल्यू वोल्टेज का यहाँ पर है, इतने टाइम पर है, तो फिर करंट का पीक वैल्यू थोड़ा देर के बाद यानी थोड़ा आगे, तो फिर मान लीजिए यहाँ पर है, आई नोट जितना बड़ा उतना ही बड़ा हाइट आप लेंगे, लेकिन जितने टाइम पर पीक वैल्यू वोल्टेज का है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम पर पीक वैल्यू करंट का आवेगा, ठीक है। ये हाइट सेम रखना है, ये सेम लेना है हमें। अब साइन का ग्राफ, साइन कर्व, साइन का ग्राफ ड्रॉ करनी है, ये आ गया पीक वैल्यू, फिर यहाँ से अब ये ग्राफ जो है रिपीट होगा, मोर देन 1 साइकिल के लिए रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे ये, इसको भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये शो कर रहा है कि ये ग्राफ को हम रिपीट कर सकते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये शो कर रहा है कि हम ग्राफ को रिपीट कर सकते हैं सेम पैटर्न पर। नाउ ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया किसके लिए, फॉर EMF यानी कि फॉर AC वोल्टेज। ये ग्राफ किसके लिए हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया हम लोगों ने फॉर I। अब सेम ग्राफ आप ओमेगा टी वेरिएबल लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ठीक इसके नीचे हम लोग दिखा लेते हैं, बिल्कुल सेम तरीका से ड्रॉ करेंगे। वेरिएबल लिया अब हमने ओमेगा टी यानी कि फेज ओमेगा टी वर्टिकल लाइन पर, फिर इसी तरह से एप्सिलॉन AC वोल्टेज एंड AC करंट I ले लिया। पीक वैल्यू एप्सिलॉन नोट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एप्सिलॉन नोट यहाँ पे लिया हमने, एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट ये लिया हमने I नोट, ये ले लिया I नोट। अब पहले वोल्टेज का ग्राफ हम दिखा लेते हैं, पीक वैल्यू एप्सिलॉन नोट लेते हुए, हाफ साइकिल, फिर ये सेम हाइट नीचे लेते हुए नेक्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है, ये हाइट सेम रखेंगे हम लोग। नाउ जैसा कि हमें पता है हाफ साइकिल में एंगल पाई
एंड हाफ साइकिल का एंगल फेज एंगल पाई, एंड वन साइकिल में फेज एंगल 2 पाई दिखा लिए। अब करंट के लिए फिर उसी तरह से बिल्कुल ये सेम तरह से ग्राफ को रिपीट करिए कि जब ओमेगा टी ज़ीरो लेंगे तो क्या होगा, आई नोट साइन माइनस फाई, यानी कि माइनस साइन फाई, आई नेगेटिव, बिल्कुल सेम तरह का ग्राफ रिपीट करेंगे। तो फिर आई नोट से थोड़ा सा छोटा लेना होगा हमें, आई की वैल्यू लिया हमने यहाँ पर आई इस समय जब ओमेगा टी ज़ीरो, तो फिर आई यहाँ से। अब ये सेम ग्राफ की पैटर्न हमें रिपीट करना है, ठीक है। नाउ इसको रिपीट करिए, यहाँ से ये हो गया बिल्कुल सेम तरह से जो है ग्राफ को रिपीट करना है। आई नोट पीक वैल्यू वोल्टेज के आगे, वोल्टेज के बाद, क्योंकि वोल्टेज आगे आगे है, करंट पीछे पीछे है, एंड सो वोल्टेज का पीक वैल्यू पहले होगा, करंट का पीक वैल्यू बाद में होगा। तो ये बाद में करंट का पीक वैल्यू दिखाया हमने, साइन का ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ है। फिर उसी तरह से वोल्टेज का पीक वैल्यू यहाँ पर है, करंट का पीक वैल्यू थोड़ा आगे लीजिए, आई नोट पीक वैल्यू करंट का है, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है। नाउ फिर उसी तरह से साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर मोर देन वन साइकिल के लिए थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो बेसिक बात यही है कि करंट के पीक वैल्यू बाद में आएंगे, क्योंकि करंट जो है वोल्टेज के पीछे है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारा जो, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर दीजिए इसको, फॉर एप्सिलॉन यानी कि वोल्टेज के लिए, दिस इज फॉर आई करंट के लिए ग्राफ, दोनों एक ही ग्राफ पर यूज करते हैं क्योंकि एक साथ दोनों ग्राफ आता रहता है एग्जाम्स में। अब थर्ड केस हमारा था एक्स सी इक्वल टू एक्सएल, ठीक है। लेक्चर 7 में जो थर्ड केस है, थर्ड केस में केस थर्ड, इसमें था एक्स सी इक्वल टू एक्स एल। अब इस समय सर्किट को नाम दिए थे सीरीज रेजोनेंट सर्किट, RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट, LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब इस समय जो है जो tan phi का इक्वेशन आया था वहां से आपने देखा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब ये दोनों इक्वल होगा तो tan phi इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ये 0 अपॉन R0, तो फिर phi इक्वल टू क्या होगा 0, एंड सो वोल्टेज की इक्वेशन एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का भी इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर ओमेगा टी, बिकॉज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 0, phi 0 हो गए हैं, ठीक है। करंट में फेज कांस्टेंट जो phi लेते हैं वो 0 हो गया है। अब इसके लिए फेजर डायग्राम जो ड्रॉ किए थे हम लोग लेक्चर 7 में, थोड़ा उसको भी दिखा लेते हैं। ओमेगा टी एंगल, ओमेगा टी रोटेशन एंगल पर दिखाया हमने पहले एप्सिलॉन नॉट वोल्टेज फेजर को। अब सेम रोटेशन एंगल, सेम फेज एंगल करंट का है आई नोट, तो फिर आई नोट को भी हम दिखाएंगे इसी ओमेगा टी फेज एंगल पर, रोटेशन एंगल यही रहेंगे, और जो फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो दिखा दिया। नाउ ग्राफ्स वोल्टेज करंट के लिए पहले टाइम टी वेरिएबल ले रहे हैं, वोल्टेज एप्सिलॉन, करंट आई, पहले उसी तरह जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, वोल्टेज का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लीजिए, हाफ साइकिल, फिर अगला हाफ साइकिल, ठीक है। ये हाइट हमें एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रखनी है, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रखनी है। हाफ साइकिल का टाइम T/2, वन साइकिल का टाइम T
अब करंट के लिए बिल्कुल सेम तरह का ग्राफ रिपीट करना होगा, बिकॉज दोनों में जैसा कि देख रहे हैं कि फेज सेम है, टाइम पीरियड दोनों में सेम है, ओमेगा सेम तो टाइम पीरियड सेम, लेकिन वही है कि पीक वैल्यू हम लोगों ने छोटा ले लिया है करंट का, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमें हाइट को कम रखना होगा। ये टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। फिर इतना ही पीक वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में करंट की लेते हुए ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ को। ये हो गया 1 साइकिल के लिए फॉर एप्सिलॉन यानी कि फॉर एसी वोल्टेज। ये हो गया हमारा ग्राफ फॉर आई के लिए ये ग्राफ हो गया, करंट के लिए, एसी करंट के लिए। अब बिल्कुल सेम जो है ग्राफ ओमेगा टी लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। लिया वेरिएबल ओमेगा टी एंड वर्टिकल लाइन पर उसी तरह से वेरिएबल वोल्टेज, एसी वोल्टेज, एसी करंट ये ले लिया। फिर वहीं पीक वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ये पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। नाउ ये लिया आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है। नाउ एसी वोल्टेज के लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर दें, हाफ साइकिल फिर हाफ साइकिल, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हाइट, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हाइट लेते हुए नाउ टाइम t/2 पर हाफ साइकिल का एंगल, फेज एंगल पाई, फिर टाइम t फुल साइकिल का फेज एंगल, फुल साइकिल में ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई दिखा लिए। अब करंट के लिए बिल्कुल सेम ग्राफ रिपीट करिए क्योंकि फेज सेम है दोनों में। नाउ पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट सेम टाइम पर होगा, जितने टाइम पर वोल्टेज का पीक उतने ही टाइम पर करंट का पीक वैल्यू होगा, टाइम पीरियड है सेम, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़िया से ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया। नाउ पीक वैल्यू जितना बड़ा ऊपर उतना ही बड़ा नीचे होते हैं और सेम टाइम पर होंगे, टाइम पीरियड सेम है दोनों का। अब यहाँ से आगे यदि हमें साइकिल रिपीट करना है तो थोड़ा सा जो है ये दिखा देते हैं लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखा देते हैं साइकिल रिपीट करने के लिए, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नाउ ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया किसके लिए, फॉर एप्सिलॉन यानी कि एसी वोल्टेज के लिए। ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया किसके लिए, एसी करंट के लिए, फॉर आई। चलिए बच्चों, हम लोगों ने एलसीआर सर्किट में इम्पेडेंस, एडमिटेंस और जो 3 केसेस हैं उनके फेजर डायग्राम और ग्राफ्स को देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे रेजोनेंट सर्किट पर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंट सर्किट, अब इस पर काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।